एमपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में पार्ट फर्स्ट हमारे द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि अब हम पार्ट सेकंड में चैप्टर 8, 9 और 10 केवल 3 चैप्टर ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो लास्ट वाले चैप्टर हैं 11, 12, 13 और 14 उसमें हम मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। इसीलिए अभी सेकंड पार्ट में हम केवल 8, 9 और 10 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए चैप्टर 8 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये चैप्टर अन्य चैप्टर्स के कंपेयर में तुलना में थोड़ा सा छोटा चैप्टर है और इससे ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आप इनसे ऑब्जेक्टिव और 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन के हिसाब से आपको इस चैप्टर को रीड करना है। तो इस चैप्टर से आपको सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका मतलब विस्थापन धारा क्या होती है, और इसी के साथ साथ आप ये भी पढ़ेंगे कि विस्थापन धारा उत्पन्न कैसे होती है और उसका सूत्र क्या होता है। जब इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपको इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन देखना है व्हाट इज मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। मतलब आपको मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल, आपको मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में चैप्टर 4 में आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा होगा, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि उसमें कुछ एरर्स रह जाती हैं, क्योंकि जब एम्पियर अपने सर्किटल लॉ में करंट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को मिस कर जाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं तो मैक्सवेल उस करंट को ऐड करके और नया लॉ बनाते हैं। उस नियम को हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ, मतलब एम्पियर मैक्सवेल का नियम का परिवर्धित रूप। इसके बाद थर्ड, इस क्वेश्चन से हमको ये पढ़ लेना है, इस चैप्टर से हमको थर्ड क्वेश्चन पढ़ना है। जो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम में आपको यूजेस पढ़ लेने हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनके आपको यूजेस पढ़ लेने हैं, प्रयोग पढ़ लेने हैं। फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट किसके प्रयोग हैं आप उसको देख लीजिए। गामा रेज, गामा किरण के उपयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यूवी किरण के आपको प्रयोग पढ़ने हैं। इसके बाद इंफ्रा पढ़ लेना है, इंफ्रा, और इंफ्रा के बाद आपको पढ़ लेना है माइक्रो। इतने वेव का आपको यूज पढ़ के जाना है, 2-2, 3-3 यूजेस इन चारों वेव के या रेज के आपको पढ़ लेना है। गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रा रेज या इंफ्रावेव और माइक्रोवेव के आपको यूजेस पढ़ के जाना है। और इसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो कभी कभी 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर्दियों के समय में जब फॉग बन जाते हैं, जब कोहरे का निर्माण हो जाता है, तो देखने के लिए किस प्रकार के प्रकाश या किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो हम बता दें, उनको देखने के लिए इंफ्रारेड रेज का प्रयोग किया जाता है या इंफ्रारेड तरंगों का यूज किया जाता है। अब इसके बाद जब ये चारों टॉपिक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएं तो आपको इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जहाँ से भी मिले, जो भी रिसोर्सेस हो, आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको MCQs क्वेश्चन पढ़ने हैं, सही विकल्प, फिर इन द ब्लैंक्स के फॉर्म वाले भी पढ़ने हैं, मैच द कॉलम वाले भी पढ़ने हैं और ट्रू फॉल्स वाले भी पढ़ने हैं, क्योंकि विगत 2 वर्षों से पिछले साल भी ट्रू फॉल्स आया हुआ था और इस साल भी ट्रू फॉल्स आएगा। इस तरीके से आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चैप्टर 9, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक का, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, प्रकाश किरण, उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9
आपको इस चैप्टर्स को एकदम ध्यान से पढ़ना है। ये पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करता जाऊंगा और आप वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिख के भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इनमें जो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो आपको स्नेल्स लॉ से इस चैप्टर की शुरुआत कर देना है, मतलब स्नेल का नियम क्या होता है। इसको पढ़ने की इम्पोर्टेंस ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इस चैप्टर से स्नेल्स लॉ है, लेकिन आगे के जो भी टॉपिक्स है आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ स्नेल्स लॉ प्रयोग हो रहा है, इसलिए आपको स्नेल्स लॉ पढ़ लेना है। इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आपको क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, आप इस टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन रहते हैं, इसी के साथ और क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई दो आवश्यक शर्तें। तो आप इसके साथ दो शर्त भी याद कर लेंगे, दो कंडीशन भी पढ़ लेंगे, और जब इसको पढ़ा जाता है तो साथ ही साथ क्रिटिकल एंगल के भी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया जाता है। क्रिटिकल एंगल कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट होता है। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण। तो जब भी आप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अध्ययन करेंगे तो आपको साथ ही साथ में क्रांतिक कोण, क्रिटिकल कोण का भी अध्ययन कर लेना है। इसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र बस याद नहीं करना है, दर्पण सूत्र को, मिरर फार्मूले को डिराइव कैसे करते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। पेपर में आता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध कीजिए। अब आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर कॉनकेव का पढ़ के जाएं कि कॉन्वेक्स का पढ़ के जाएं, मतलब उत्तल दर्पण का पढ़ के जाएं तो कि अवतल का पढ़ के जाएं। मैं आपको बता दूं, आपको कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण का पढ़ करके जाना है, ठीक है। अब देखें, इसके बाद फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है। अब मिरर के बाद जो अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेंस से आते हैं। लेंस से लगभग 3-4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डेराइव द डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, मतलब गोली पृष्ठों की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। ये प्रश्न बस इतना बड़ा नहीं आता, इस व्यंजक में जो चीज़ सिद्ध करने के लिए आती है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। कभी कभी डायरेक्टली लिखा रहता है कि म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। इस सूत्र को सिद्ध कीजिए, और इसके बाद लिखा रहता है, डायरेक्टली ऐसे लिखा रहता है, गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, इस फार्मूले को आपको प्रूव करना रहता है। कभी कभी इस फार्मूले की जगह थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, तो आप बिल्कुल उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसको चेंज करके क्या लिख दिया जाता है, हम दोनों को एक साथ लिख देंगे। मैं पिछला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, डिराइव द रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है, ये दो तरीके से लिख के आता है, म्यू अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। या तो ये लिख करके आता है, या फिर इसी के साथ कभी कभी ये भी लिखा रहता है कि म्यू 2 अपॉन v माइनस म्यू 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन r। और हम बता दें कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट मीन्स ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
मोस्ट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में आपको पढ़ करके जाना है। इन दोनों में से कोई भी लिख करके आ सकता है कि सिद्ध करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अब हम 5वां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन आता है डेराइव द लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला या तो ये लिख करके आता है, मतलब लेंस निर्माता के सूत्र का डेरिवेशन व्यंजक निगमित कीजिए, या तो ये देकर आता है, या फिर फार्मूला लिख करके आता है कि लेंस मेकर के फार्मूले से सिद्ध कीजिए कि 1/f = μ21 - 1 1/r1 - 1/r2। इस सूत्र को आपको सिद्ध करना होता है। इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है, आप कंफ्यूज नहीं होना। इसका दूसरा फॉर्म क्या रहता है, 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। आप ध्यान देना, μ21 के प्लेस में म्यू भी लिख करके क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप इस डेरिवेशन को दोनों फॉर्म पे पढ़ के जाएंगे, जैसे इस वाले का दोनों फॉर्म आपको ध्यान रखना है। अब लेंस मेकर फार्मूले से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और इस साल भी यदि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं तो किसी और फार्मूले से नहीं, बल्कि लेंस मेकर लेंस निर्माता के फार्मूले से ही आएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है, जो हमारे नोट्स पे न्यूमेरिकल है उनको कवर अप कर लेना है, और इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आपको न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड और मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, इन तीनों से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देख लेने हैं। कहाँ से देखने हैं, एक तो मेरी नोट से और दूसरा नंबर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। और यदि इतने भी आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत हो सकती है तो आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से 4-5 न्यूमेरिकल जो आपको थोड़ा क्लियर ना लग रहे हो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेंस का सूत्र निगमित कीजिए, या फिर ऐसा लिख करके आता है 1/f = 1/v - 1/u। इस सूत्र को निगमित करिए। ध्यान रखिएगा, इससे भी 1-2 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इस साल पूछे जाने के चांसेस हैं, इसलिए आप इस फार्मूले से भी 1-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके आपको जाना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको इस फार्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है डेराइव द डेरिवेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। इसका मतलब 2 संपर्क में रखे हुए लेंसों के कारण संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। या तो इस तरीके से लिख करके आता है, या फिर ऐसे लिखा रहता है 2 लेंसों के लिए सिद्ध कीजिए 1/f = 1/f1 + 1/f2। या तो ये भी लिख करके आता है, और एक साल एमपी बोर्ड में इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से डिजाइन करके दिया गया था, f = f2 + f1/f1/f2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन घुमा करके भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख दिया जाता है और आप फिर उस समय कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको इन दोनों पैटर्न्स का ध्यान रखना है। अब इसके बाद 8 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप प्रिज्म की हेल्प से प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन डेराइव करिए। मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, डेराइव द डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक निगमित कीजिए, और इसी के साथ लिख करके भी आता है जो उसका अंतिम सूत्र होता है कि μ = sin a + del m/2 sin a/2। इस सूत्र को निगमित कीजिए। इसके ऊपर लिखा रहता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात करिए, और नीचे लिखा रहता है कि ये इस चीज़ को आपको इसमें ज्ञात करना होता है, डेराइव द डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं वो हमारे बच गए हैं सूक्ष्मदर्शी। तो आपको सूक्ष्मदर्शियों में
दो सूक्ष्मदर्शी आपको पढ़ करके जाना है। पहला नंबर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूसरा नंबर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसके बाद हम खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लें तो ऐसी बात नहीं है, आप खगोलीय दूरदर्शी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ के जाना है। अब वो किन किन बिंदुओं पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभी हम लिख करके डिस्कस करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप निम्न बिंदुओं पर पूछा जाता है। पहला नंबर वो लोग बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को सचित्र निर्मित कीजिए और निम्न बिंदुओं पर समझाइए। तो इनमें जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर है और इस पे आप देखिए कि निम्न बिंदु कैसे आते हैं। पहला नंबर आपको तब का फार्मूला फाइंड करना, मतलब आवर्धन क्षमता का व्यंजक निगमित कीजिए जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर नहीं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा हो, तो आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करना होता। मतलब जब प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। बी नंबर में क्या पूछते हैं, आवर्धन क्षमता का व्यंजक निगमित कीजिए जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन रही हो, मतलब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा हो। अब 10 नंबर क्वेश्चन में यदि सरल सूक्ष्मदर्शी भी आता है, यदि ये आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक निगमित कीजिए, डेराइव द डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेंट पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, वो भी 2 गिवन पॉइंट पर ही आता है। पहला नंबर डेराइव द डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक निगमित कीजिए। बी नंबर पे क्या आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक निगमित कीजिए जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। इतना हम बता दें कि जो भी आए, चाहे सरल के लिए आए चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आए, आता कंप्लीट ही है। आपको दोनों करके आना होता है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा नंबर जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, इट मीन्स व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये दोनों केस प्रॉपर लिख करके आते हैं, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन आए चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चंस आपको इनसे कंप्लीट कर लेने हैं। हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चैप्टर 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला आता है, हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द हाइगन सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। हम यहाँ हाइगन्स प्रिंसिपल बस लिखे दे रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है। हाइगन प्रिंसिपल, तो ऐसा क्वेश्चन ही आता कि राइट द हाइगन प्रिंसिपल, क्वेश्चन आता है राइट द हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी। हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। अब इन्हीं सिद्धांत के आधार पर आपको 2 लॉज और पढ़ने होते हैं। हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की घटना को समझाइए। मतलब आपको लाइट के रिफ्लेक्शन को हाइगन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी को यूज करके समझाना होता है, और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन ही नहीं, आपको हाइगन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी को यूज करके रिफ्रैक्शन भी समझाना होता है। मतलब हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का प्रयोग करके प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए। इट मीन्स आपको दोनों घटनाओं को समझाने की आवश्यकता होती है। आप इन
तीनों क्वेश्चन को, जनरली ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाइगन की द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत, रिफ्लेक्शन को प्रूव करना मतलब परावर्तन को सिद्ध करना हाइगन्स की थ्योरी से, और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना हाइगन्स की ही थ्योरी से। अब इसके बाद हम अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको अंतर भी पढ़ लेने हैं। अब इसके बाद 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको पढ़ लेने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस में कौन से आएंगे? पहला छोटा क्वेश्चन ये आता है, कला संबद्ध स्रोत तथा कला असंबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स एंड व्हाट इज इनकोहेरेंट या फिर नॉन कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं? आपको नोट्स में बाकायदे पढ़ाया गया है। और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, स्थायी व्यतिकरण को प्राप्त करने के लिए शर्तें या आवश्यक शर्तें। राइट द सस्टेन्ड कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। आपको ये भी पढ़ लेना है, इंटरफेरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट शर्तें, इंटरफेरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं। अब आपको इन्हीं से बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेना है। आपने पढ़ा होगा कि जब इंटेंसिटी निकालते हैं तो इंटेंसिटी का जनरलाइज्ड फार्मूला क्या आता है? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है I मैक्स और I मिनिमम की वैल्यू दे करके आपको सॉल्व करना होता है। तो इसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव में भी इस फार्मूले को पूछा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पढ़ लेना है? पोलराइजेशन किसे कहते हैं, मतलब ध्रुवण क्या होता है। और ध्रुवण में आपको लॉस पढ़ लेना है। मेलस का नियम क्या है? मेलस का नियम क्या है? और ध्रुवण के बाद आपको डिफ्रैक्शन में आपको एक चीज़ पढ़ के जानी है। डिफ्रैक्शन में, विवर्तन में, मतलब विवर्तन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट की स्थितियां क्या होती हैं। व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। कभी क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछ लेता है या कभी कभार क्वेश्चंस में मिनिमा पूछ लेता है। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा दोनों को डिफ्रैक्शन के केस में आपको रेडी कर लेने। क्वेश्चन कैसा आता है? एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आएगा कोई एक इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब विवर्तन की स्थिति में आप मैक्सिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की स्थिति को समझाइए। जब इतने क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में, जब ये 7 रेडी हो जाएं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप फ्रिंज बिट की जो कंडीशन पढ़ाई गई हैं आप उसको एक बार देख सकते हैं। क्योंकि इस साल फ्रिंज बिट सिलेबस में नहीं है, लेकिन फ्रिंज बिट के पहले जितनी शर्तें हैं वो आपको एक बार देख लेनी है। और साथ ही साथ आप चाहो तो फ्रिंज बिट के बारे में भी देख सकते हो, लेकिन फ्रिंज बिट के बारे में आपको तभी देखना है जब ये सारे क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएं, अन्यथा फ्रिंज बिट के बारे में आपको नहीं देखना है। इसीलिए इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखा गया है। अब हम बचा है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, तो हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स जिसमें चैप्टर आते हैं 11, 12, 13 और 14, कल इसकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप आज के लिए 8, 9 और 10 चैप्टर्स को अच्छे से रेडी कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स एक अलग पार्ट हो जाता है, इसीलिए अपनी हम नेक्स्ट वीडियो जिसे पार्ट 3 कहा जाएगा, आप उसमें मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि आप सीधे पार्ट 2 को देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप पार्ट 1 को भी देख लें, ताकि आपके बोर्ड के पेपर में कोई भी आपको दिक्कत ना हो और आप सही तरीके से पेपर को सॉल्व कर पाएँ। यदि आपको कोई भी क्यूरीज है तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल
जनरल फिजिक्स से आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं।